कहा जाता है कि कलयुग में पैसा और जमीन खून के रिश्तों से भी ज्यादा गाढ़े हो गए हैं। लालच यह एक ऐसा शब्द है जो इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देता है और फिर उसे सामने खड़ा इंसान नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ दौलत दिखाई देती है, चाहे वह इंसान उसका अपना ही खून क्यों ना हो। आज की कहानी एक ऐसी ही विश्वासघात की दास्तां है। दिल्ली की चकाचौंध और मध्य प्रदेश के एक शांत गांव के बीच उलझी यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपने ही परिवार पर भरोसा किया। वह लड़की जो दिल्ली में एक हाई प्रोफाइल जॉब करती थी, जो अपने भविष्य के सपने बुन रही थी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका अपना ही पैतृक गांव उसकी कब्र बन जाएगा। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है। ये कहानी है उस मानसिकता की जहां 35 एकड़ जमीन की कीमत एक 26 साल की भांजी की जान से ज्यादा आंकी गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह की क्राइम स्टोरी लाता रहता हूं और आपको ऐसा करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेंगे, पर इससे हमारी काफी मदद होगी। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है देश की राजधानी दिल्ली के वसंतु कुंज इलाके से। यहां लीना शर्मा नाम की 26 साल की एक महत्वाकांक्षी लड़की रहती थी। लीना कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसने फॉरेन ट्रेड में डिग्री हासिल की हुई थी और अपनी मेहनत के दम पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ही ऊंचे पद पर और अच्छी सैलरी पर काम कर रही थी। लीना एक सेल्फ मेड वुमेन थी। वैसे तो लीना मूल रूप से मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के डूडादेह गांव से ताल्लुक रखती थी, लेकिन तकदीर ने उसे बहुत पहले ही अकेले जीना सिखा दिया था। काफी साल पहले उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। परिवार के नाम पर अगर कोई उसका अपना था तो वह थी उसकी बड़ी बहन हिना शर्मा। हिना शर्मा शादीशुदा थी और वो पहले अपने पति के साथ बेंगलुरु में सेटल थी, लेकिन माता पिता के जाने के बाद और गांव की जमीन जायदाद को संभालने के लिए हिना कुछ साल पहले वापस अपने पैतृक गांव डूडादेह में आकर रहने लगी थी। अब सवाल यह था कि आखिर वह गांव वापस क्यों आई, और इसका कारण था वो बेशकीमती जमीन। लीना और हिना के माता पिता अपने पीछे गांव में करीब 70 एकड़ उपजाऊ जमीन छोड़ गए थे और यह जमीन करोड़ों की थी। दोनों बहनों के बीच बंटवारे के हिसाब से 35-35 एकड़ जमीन दोनों के नाम पर थी। बड़ी बहन हिना तो गांव में रहकर अपनी 35 एकड़ जमीन की देखभाल खुद कर लेती थी, लेकिन लीना जो दिल्ली में अपनी कॉरपोरेट लाइफ में बिजी थी और उसकी 35 एकड़ जमीन की देखरेख का जिम्मा उसके सगे मामा प्रदीप शर्मा ने उठाया हुआ था। मामा प्रदीप शर्मा गांव में ही रहते थे और लीना उन पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी। अब आ जाता है साल 2016 और इस दिन लीना शर्मा ने अपने भविष्य को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। उसकी 35 एकड़ जमीन कई सालों से मामा के भरोसे था, लेकिन अब वह इसे सुरक्षित करना चाहती थी। उसने सोचा कि जमीन के चारों तरफ फेंसिंग यानी तारबंदी करवा देती हूं ताकि उसकी बाउंड्री पक्की हो जाए। उसका प्लान बहुत साफ था। वह धीरे धीरे जमीन को बेचकर उस पैसे से दिल्ली में ही अपना खुद का एक आलीशान घर खरीदना चाहती थी और फिर शादी करके हमेशा के लिए दिल्ली में ही सेटल होना चाहती थी। और इसी मकसद से उसने अपने मामा प्रदीप शर्मा को फोन किया। मामा का रिएक्शन बहुत ही पॉजिटिव था। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, बेटा तुम गांव आ जाओ और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं खुद खड़े रहकर तुम्हारी जमीन की फेंसिंग करवा दूंगा। मामा की इन बातों ने लीना को पूरी तरह आश्वस्त कर दिया और 20 अप्रैल 2016 को लीना शर्मा दिल्ली से ट्रेन पकड़कर भोपाल पहुंचती है। भोपाल से वह अपने गांव डूडादेह के लिए रवाना होती है और गांव पहुंचकर वह अपने मामा के घर ही रुक जाती है। सब कुछ बहुत सामान्य था। हंसी, जोक, पुरानी बातें और खेत खलिहानों के चक्कर। अब इसके बाद 23 अप्रैल 2016 तक फेंसिंग का सारा सामान, तार, खंभे, सीमेंट सब मंगवा लिया जाता है और लीना बहुत खुश भी थी। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी क्योंकि दिल्ली में उसके दोस्तों का एक ग्रुप था जिससे वह हर पल की अपडेट शेयर करती थी। उस दिन भी वह उन्हें बता रही थी कि देखो मैंने सामान मंगवा लिया है और बस 2-3 दिन में काम खत्म करके मैं 29 अप्रैल तक वापस दिल्ली आ जाऊंगी। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि वह 29 अप्रैल की तारीख उसकी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। अब दिन आ जाता है 21 अप्रैल 2016 का और यही वो दिन था जब खेत की फेंसिंग का काम शुरू होना था। लेबर आ चुके थे, इंजीनियर साइट पर थे, सामान तैयार था और मामा प्रदीप शर्मा भी खेत पर मौजूद थे।
लेकिन वहां अगर कोई नहीं था तो वह थी लीना शर्मा। सुबह का वक्त बीत गया, दोपहर भी हो गई, लेकिन लीना का कोई भी अता पता नहीं था। अब मामा प्रदीप शर्मा ने नाटक करते हुए लीना को कॉल लगाया तो मोबाइल स्विच ऑफ था, और अब मामा ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि शायद उसे दिल्ली से कोई अर्जेंट कॉल आया होगा और वह निकल गई होगी। यह कहकर मामा भी वहां से चले गए, लेकिन असली कहानी दिल्ली में शुरू हुई। लीना के दोस्त जो उससे हर घंटे बात करते थे वह परेशान हो रहे थे, क्योंकि लीना का फोन 29 तारीख की सुबह से ही बंद जा रहा था। अब एक दिन बीता, 2 दिन बीते, और देखते ही देखते 7 दिन बीत गए, लेकिन ना तो लीना का कोई मैसेज आया और ना ही कोई कॉल, और ना ही वह दिल्ली अपने फ्लैट पर पहुंची थी। यह सन्नाटा अब चीखने लगा था। उसके दोस्तों को किसी अनहोनी का एहसास हो चुका था और उन्होंने मामा प्रदीप शर्मा को फोन किया। इधर मामा ने भी बहुत ही सामान्य तरीके से जवाब दिया कि मुझे नहीं पता, वह तो 29 तारीख को ही निकल गई थी, अभी तक दिल्ली नहीं पहुंची क्या? अब दोस्तों के बार बार दबाव डालने पर खुद को फंसता देखकर मामा प्रदीप शर्मा ने 7 दिन बाद यानी 5 मई 2016 को नजदीकी पुलिस थाने में जाकर लीना की गुमशुदगी यानी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट तो लिखवा दी गई, लेकिन पुलिस का रवैया बेहद सुस्त था। पुलिस को लगा कि वह 26 साल की लड़की है और अपने मर्जी से कहीं चली गई होगी। पुलिस ने हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने का फैसला किया, लेकिन लीना के दोस्त हार मानने वाले नहीं थे, और जब उन्हें लगा कि सिस्टम उनकी मदद नहीं कर रहा है तो उन्होंने आज के दौर के सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया। दोस्तों ने फेसबुक पर एक पेज बनाया, सेव लीना शर्मा, और इस पेज पर उन्होंने लीना की तस्वीरें, उसकी आखिरी लोकेशन, मामा का संदिग्ध व्यवहार और पुलिस की लापरवाही सब कुछ विस्तार से लिखना शुरू किया। अब यहां इंटरनेट की ताकत देखिए। देखते ही देखते यह कैंपेन पूरी तरह वायरल हो गया और हजारों लोग इस मुहिम से जुड़ गए, और अब जस्टिस फॉर लीना के नारे गूंजने लगे। यह शोर इतना बड़ा कि बात मध्य प्रदेश के आला अधिकारियों तक पहुंच गई, और अब ऊपर से आदेश आया कि इस केस को प्राथमिकता पर सॉल्व किया जाए। जो पुलिस कल तक लीना की मिसिंग फाइल को धूल में दबाए बैठी हुई थी, वह अब हरकत में आ गई। पुलिस ने सबसे पहले लीना के मोबाइल नंबर की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन ट्रेस करना शुरू किया, तो पता चला कि लीना का मोबाइल तो बंद है, लेकिन सर्विलांस टीम ने देखा कि गायब होने के 24 घंटे के अंदर वो मोबाइल एक बार ऑन हुआ था, और वह लोकेशन थी पपरिया की। पुलिस की एक टीम तुरंत पपरिया पहुंची, लोकेशन को पिन पॉइंट किया गया, और वहां पहुंचते ही पुलिस को एक लड़का मिला जिसके पास वह फोन था। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, और पूछताछ में लड़के ने जो बताया उसने पुलिस को फिर से उलझा दिया। लड़के ने कहा कि साहब, मैं कोई चोर नहीं हूं, मुझे यह फोन ट्रेन में लावारिस पड़ा मिला था और मैंने सिम निकालकर अपनी सिम डाल ली थी। और जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि लड़का सच बोल रहा है, लेकिन फोन का मिलना यह इशारा कर रहा था कि लीना के साथ कुछ तो गलत हुआ है और सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। अब पुलिस ने लीना की कॉल हिस्ट्री खंगाली, और 29 अप्रैल की सुबह गायब होने से ठीक पहले लीना ने एक नंबर पर बात की थी, और यह नंबर एक ऑटो ड्राइवर का था। अब पुलिस ने उस ऑटो वाले को उठाया तो ऑटो वाले ने बताया कि हाँ साहब, मैं मैडम को जानता हूं और पिछले 5-6 दिनों में मैंने उन्हें कई बार गांव में छोड़ा है, और 29 तारीख की सुबह भी मैं ही उन्हें गांव लेकर आया था। इसके बाद पुलिस ने पूछा कि क्या तुम उन्हें फिर कभी वापस लेकर गए? तो इस पर ऑटो वाले ने कहा, नहीं साहब, मैं उन्हें गांव छोड़कर आ गया था, और उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल ही नहीं किया। अब यह एक बहुत बड़ा सुराग था। इसका मतलब साफ था कि लीना शर्मा 29 तारीख को गांव के अंदर तो आई थी, लेकिन गांव से बाहर कभी गई ही नहीं। इसका मतलब मामा झूठ बोल रहे थे कि वह वापस चली गई है। शक की सुई अब पूरी तरह मामा प्रदीप शर्मा की तरफ घूम चुकी थी। दोस्तों ने भी पुलिस को बताया कि मामा और लीना के बीच जमीन को लेकर पुराना विवाद था, जिसका केस कोर्ट में भी पेंडिंग था। अब पुलिस प्रदीप शर्मा को थाने उठा लाई। पहले तो मामा ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, मगर जब पुलिस ने अपने तरीके यानी 3rd डिग्री से पूछताछ की और कॉल रिकॉर्ड्स के सबूत सामने रखे, तो प्रदीप शर्मा टूट गया, और उसने जो कहानी सुनाई उसने पुलिस के भी रोंगटे खड़े कर दिए। प्रदीप शर्मा ने बताया कि 29 अप्रैल की सुबह जब लीना खेत पर पहुंची तो उसने फिर से मामा से फेंसिंग शुरू करने को कहा,
मामा प्रदीप शर्मा जो सालों से उस 35 एकड़ जमीन पर खेती कर रहा था और उसे यह बर्दाश्त नहीं था कि यह जमीन उसके हाथ से निकल जाए। उसने लीना से कहा कि मैंने इतने साल इसे पाला है, तो आधी जमीन मेरे नाम कर दो। लेकिन लीना ने साफ मना कर दिया और उसने कहा, यह जमीन उसकी है और वो फेंसिंग करवा कर रहेगी। अब बस इसी बात ने प्रदीप शर्मा के अंदर के शैतान को जगा दिया और प्रदीप शर्मा ने पहले ही अपने 2 नौकरों राजेंद्र और गोरेलाल के साथ मिलकर यह साजिश रच ली थी। दोनों के बहस के दौरान प्रदीप के इशारे पर उसके नौकर ने पीछे से आकर लीना के सिर पर एक भारी पत्थर दे मारा और लीना वहीं लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। वो तड़प रही थी, लेकिन मामा का दिल नहीं पिघला। मामा ने उसके पास जाकर अपने ही हाथों से उसका गला घोंट दिया और इसके बाद शुरू हुआ दरिंदगी का दूसरा खेल। लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो लोग उसे गांव से 4 किलोमीटर दूर घने जंगल में ले गए और वहां उन्होंने पहले से ही गड्ढा खोद रखा था। लीना की लाश को उस गड्ढे में डाला गया, लेकिन प्रदीप शर्मा बहुत शातिर था। उसे पता था कि लाश मिली तो वो पकड़ा जाएगा और इसलिए उसने लाश के ऊपर 20 किलो नमक और यूरिया डाल दिया। यूरिया और नमक से शरीर बहुत तेजी से गल जाता है, सिर्फ हड्डियां बचती हैं। और इसके बाद उसने लीना के सारे कपड़े, आईडी कार्ड और फोन ले लिए। फोन को उसने एक चलती ट्रेन में फेंक दिया ताकि पुलिस को लगे कि लीना सफर कर रही है और लोकेशन बदलती रहे। पुलिस मामा के निशानानदेही पर जंगल पहुंची। वहां खुदाई की गई और जैसा कि मामा ने बताया था, वहां लीना का शरीर तो नहीं मिला, लेकिन कंकाल और कुछ अवशेष ही मिले। पुलिस ने डीएनए टेस्ट करवाया, जिससे पुष्टि हुई कि वह लीना शर्मा ही थी। इस केस में पुलिस ने पुख्ता सबूत पेश किए। मामा और उसके दोनों नौकरों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। लंबा ट्रायल चला और आखिरकार न्याय की जीत हुई। 2020 में कोर्ट में प्रदीप शर्मा और उसके दोनों साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई और आज वो 35 एकड़ जमीन शायद वहीं है, लेकिन उसकी कीमत चुकाने के लिए एक होनहार बेटी को अपनी जान गंवानी पड़ी। लीना शर्मा के दोस्त आज भी उसे याद करते हैं, जिनकी कोशिशों की वजह से ही यह सच सामने आ पाया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि संपत्ति का विवाद इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी और इस मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें।